नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। अब जोड़ तोड़ की सरकार, एक मुख्यमंत्री, आधे आधे दो उप मुख्यमंत्री की सरकार महाराष्ट्र में पेच फंस गया है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। अब इस पूरे सरकार में तीन अलग अलग कोने बन गए हैं। तीन अलग अलग एक प्रकार से खींचातान जो है होने लगी है। एक छोर पे है बीजेपी, दूसरे छोर पे है शिंदे और तीसरे छोर पे है अभी अभी जुड़े अजित पवार। और ये तीनों छोर से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आपसी खींचतान तेज हो गई है। बड़ी अजीब बात है, जो लोग अपनी अपनी पार्टियों को तोड़कर इसलिए गए थे कि महाराष्ट्र का विकास करना है। जो भारतीय जनता पार्टी ने ये बोलकर भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे लगे हैं, उन लोगों को शामिल करके सर्वांगीण विकास राज्य का करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये सारा ऑपरेशन कमल चलाया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ये बात अब स्पष्ट होते जा रही है, साफ होते जा रही है। किसी को कोई राज्य के विकास से लेना देना नहीं है। किसी को इस राज्य के 11-12 करोड़ लोगों से लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो मलाईदार मंत्रालय से, और इस मलाईदार मंत्रालय के लिए ये सारा झगड़ा चल रहा है। राज्य के विकास के नाम पर कोई भी उदार नहीं होना चाहता है, कोई ये भूमिका लेना नहीं चाहता है कि हम मलाईदार मंत्रालय पाने के लिए अपनी पार्टी को तोड़े नहीं है। कोई आज ये नहीं कह रहा है कि महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे सामने मंत्रालय ये दुय्यम स्थान है। जो भी मंत्रालय मिल जाए उस मंत्रालय में हम निष्ठा से काम करेंगे, महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। आज कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए पिछले 3 दिन से ये जो खबरें आ रही है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक मीटिंगें चल रही है। कभी मीटिंग शिंदे और फडणवीस के बीच में चलती है, तो कभी शिंदे और अजित पवार के साथ चलती है, तो कभी कोई मीटिंग अजित पवार और फडणवीस के साथ चलती है। और जब खिचड़ी और रास्ता या नहीं बन पाती है तो हाईकमांड जो है दिल्ली में, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री सेवक नरेंद्र मोदी हो, तो फिर फ्लाइट पकड़कर दिल्ली की यात्रा में निकल पड़ते हैं। कभी तीनों मिलके जाते हैं तो कभी 2 लोग जाते हैं, लेकिन जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र की इस सरकार को अगर बचा के रखना हो तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि यही वो पार्टी है जिसने शिवसेना को फोड़ा, यही वो पार्टी है जिसने राष्ट्रवादी को फोड़ा। यहां तक बात नहीं चलेगी कि दोनों पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को शामिल करके उनके ऊपर का जो ईडी या सीबीआई की जो भी इंक्वायरी है, जांच है, उसको ठंडे में बस्ते में रख दिए। मात्र इससे कोई अब सुनने वाला नहीं है। अब लोगों को चाहिए मलाईदार मंत्रिमंडल, और इस मलाईदार मंत्रिमंडल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी उदार हो सकती है, कितनी उदार होगी, ये तो समय बताने वाला है। लेकिन जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ने का कारण भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसी तरीके से इस गठबंधन को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी अब भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिंदे जो गठ है शिवसेना की, और अजित पवार का गठ जो है एनसीपी का, उनसे
ज्यादा उम्मीद, जिसको कहते हैं कि सैक्रिफाइस करने की उम्मीद करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर सामने आना पड़ेगा कि उसने इस सरकार को बचाने के लिए अपने दावे को उन्होंने पीछे लिए हैं, लेकिन आज की तारीख में वो दिख नहीं रहा। कुल जमा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी रणनीति पे काम कर रही है, शायद वो इस बात को तौल रही है कि सत्ता संघर्ष में, अरे सत्ता संघर्ष तो नहीं, मंत्रिमंडल के मंत्रालय के संघर्ष में किसको खोना और किसको पकड़ के रखना, क्या शिंदे को खोना या क्या अजित पवार को खोना, ये गणित जो है भारतीय जनता पार्टी इस गणित पे काम कर रही है। वो ये देख रही है कि क्या शिंदे के नाराज होने से नुकसान होगा या इस पूरे मंत्रिमंडल के संघर्ष में अगर शिंदे गठ जो है वो बाहर अगर जाता है तो क्या जाने दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो आए हैं आमदार और जो आज अजित पवार सही आंकड़े में भले अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन राजकीय दृष्टिकोण से 2024 के चुनाव के समीकरण के दृष्टिकोण से और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो अलग अलग विभागों में जो उसकी ताकत और उसकी पैठ है, उसमें पश्चिम महाराष्ट्र जो उसका कमजोर इलाका है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी क्या प्राथमिकता अजित पवार का गुट उसको संभाल के रखने की है, ये सारे समीकरण पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसमें एक बात सही है कि इस त्रिकोणीय मंत्रिमंडल के संघर्ष में अगर कमजोर कड़ी कोई है तो कमजोर कड़ी कोई और नहीं, शिंदे गुट की शिवसेना है। क्यों? क्योंकि शिंदे गुट के ऊपर और खास करके शिंदे के ऊपर एक ऐसी लटकती हुई तलवार है जिस तलवार को भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस्तेमाल कर सकती है, और वो ये है कि 16 आमदारों का अपात्र, जिस 16 में जो है खुद एकनाथ शिंदे है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे उन तमाम संभावनाओं को बारीकाई से तौल रही है, समझ रही है, घाटा और फायदे का अंदाज लगा रही है, और इस घाटे और फायदे में वो उस तलवार को चलाने में हरगिज पीछे नहीं हटेगी। ये एक स्थिति बनते हुए दिख रही है, और शिंदे के सामने, शिंदे के समर्थक आमदारों के सामने एक ऐसा संकट निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है कि जहां अजित पवार के शामिल हो जाने से उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, वाटा गाटी करने की जो ताकत है, उसको बहुत कमजोर कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी शिंदे गठ को एक प्रकार से टर्म्स डिक्टेट करने की स्थिति में है, और वो टर्म्स डिक्टेट इस तरीके से है कि 4-5 मंत्री शिंदे गठ के, उनको एक प्रकार से डच्चू भी दिया जा सकता है, वो 16 आमदारों को अपात्र करने के तरीके से भी किया जा सकता है। तो इसलिए शिंदे गुट के सामने बहुत सारी पेचीदगी आज उनके सामने है। एक तरफ अपने मंत्रियों को बचाने का, एक तरफ 16 अपात्र कैसे नहीं होंगे इसको देखने का, और दूसरा कि मुख्य बात जो है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो सारे दिग्गज मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, इनको वो तमाम मलाईदार मंत्रालय न जाए, ये सब देखने, ये सब चुनौतियां जो है
ये शिंदे के सामने है। इसलिए आज की तारीख में इस पूरे सत्ता संघर्ष में दो बातें निकल के आ रही है। नंबर एक कि शिंदे गुट की वाटाघाटा की जो है बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत कमजोर हो गई है, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि ये जो भी गठबंधन तोड़फोड़ के उन्होंने किया है, उस गठबंधन को वो टिका के कैसे रख पाएगी। देखते हैं स्थितियां क्या आए दिनों में बनती है, क्योंकि ये 2 दिनों के अंदर ही ये तमाम विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय होने जा रहा है, शायद कल तक हो जाएगा। इसके क्या परिणाम होंगे, कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, किसको मलाईदार मंत्रालय मिलेंगे, किनको मलाईदार मंत्रालय से छुट्टी हो जाएगी, ये आगे आगे हम देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।